हेलो नमस्कार प्रिय मित्रों। आप सभी का इस महा मैराथन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप सबसे स्वस्थ और मस्त होंगे। आप अपनी तैयारी में लगे रहे होंगे। आज हमारी जो क्लास है वो थोड़ी मैराथन क्लास रहेगी, क्योंकि हमने जितने भी क्लासें ली है पिछली उस सब का जो हेड जो है वो आज की क्लास को जो है वो रहेगी, क्योंकि महा मैराथन क्लासेस, इसीलिए इसका नाम हमने लिखा है महा मैराथन क्लासेस। नमस्कार प्रिय मित्रों, इसी तरह हम लगे रहेंगे, न थके हैं न थकेंगे कभी, नहीं नहीं हिम्मत हारी है नहीं हिम्मत हारेंगे। हमने अगर डट कर मुकाबला कर लिया है तो आखिर तक मंजिल तक पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। हम जीतेंगे और जीत कर दिखाएंगे, हम जीतेंगे और जीत कर दिखाएंगे। तो इसी महा मैराथन क्लासेस के बारे में हम पूरी न कोई किसी प्रकार के कोई नोट्स दे देंगे, ओनली थॉट प्रोसेस के माध्यम से पूरे सांबर अजमेर के जो जितने भी शासक थे, जितने भी युद्ध लड़े थे, जितने भी विवाद हुए थे, जितने भी यहाँ पर संधियाँ हुई थी, तो हम एक ही साथ एक ही क्लासेस के अंदर हम सब इसको गहन डीप के साथ में हम पढ़ेंगे, लगे रहेंगे। और जितने भी टाइम समय की ये क्लास रहेगी उसमें हम जबरदस्त अपना परफॉर्मेंस इसमें देने के लिए 100% तो कोशिश करेंगे। चलते हैं प्रिय मित्रों, शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ा था महा मैराथन क्लासेस में, हमने जितने भी क्लासेस ली उसमें हम पढ़ा था। सबसे पहले हमने बात करते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो आता प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और आधुनिक राजस्थान का इतिहास। अब हम उसमें से हमने न प्राचीन लिया न आधुनिक लिया, बीच में से लिया हमने मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। हमने इतने टाइम तक जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के अंदर हमने सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो हमने की थी कर्नल जेम्स टॉड से। कर्नल जेम्स टॉड के बारे में हमने ये पढ़ा था कि यह राजस्थान में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था, और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कर्नल जेम्स टॉड सर ने ही किया है। तीसरी बात हमने कही थी कि इन्हें राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, और इनके गुरु का नाम जो है यति ज्ञानचंद्र है। अब हम इनकी बात करते हैं इनकी पुस्तक के बारे में। पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट इनकी जो पुस्तक है। दूसरी है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न ऑफ इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न ऑफ इंडिया, ये हमारे कर्नल जेम्स टॉड सर के बारे में। कर्नल जेम्स टॉड के सर के बारे में हमने 4-5 बातें बात कर दी है, कंठस्थ के साथ में हम रिपीट नहीं कर सकते हैं समय के अभाव के अंदर। तो एक बार इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड के बारे में हमने ये आपके सामने साझा कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के बारे में हम बात करते हैं। ये आयरलैंड के रहने वाले थे, ये मराठों के बढ़ाई सेनापति थे। इन्होंने हमारे उदयपुर है और बीकानेर बीकानेर पर बड़े बड़े आक्रमण के युद्ध किए थे इन्होंने, इसलिए इन्होंने मराठों का बढ़ाई सेनापति कहा जाता है। ये आयरलैंड के रहने वाले थे। अब 1800 ईस्वी में इसने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द किया था। 1800 ईस्वी में इसने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द दिया था जॉर्ज थॉमस ने। 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द किया था। और विलियम फ्रैंकलिन के अनुसार इनकी जो बुक्स का नाम है मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। याद रखना, मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इंग्लिश की जो बुक्स है ये है विलियम फ्रैंकलिन के अनुसार है। विलियम फ्रैंकलिन के अनुसार इनकी पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस प्रकार हमने 2 विद्वानों के नाम पढ़े थे। सबसे पहले मध्यकालीन राजस्थान इतिहास के समय, उसके बाद में हमने प्रमुख राजवंश पढ़े थे, जैसे चौहान, चालुक्य, परमार, पतियार, गोविंद, राठौर, सिसोदिया, कछवाहा। उसमें से हमने शुरुआत किया सबसे पहले सब राजवंशों को छोड़कर सबसे पहले जो शुरुआत किया था 1 नंबर से चौहान राजवंश के बारे में बात करते हैं। चौहान राजवंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? क्वेश्चन बनता है, अगर चौहान राजवंश की आप पढ़ रहे हैं तो चौहान राजवंश की उत्पत्ति भी बतानी पड़ेगी। तो चौहान राजवंश की उत्पत्ति हमने बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। कोशिश रही रखना कि आप सुनने का पूरा ध्यान रखना, सतर्क रहना और सावधान रहना, डेडिकेशन के साथ रहना। इस क्लास को पूरी तरह शिद्दत के साथ पूरी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चौहान राजवंश की उत्पत्ति कहाँ से। चौहान राजवंश की उत्पत्ति जो है हमारे कहाँ से मानी जाती है, पहले हेडलाइन ही बता देता हूँ। अग्निवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ब्राह्मण, विदेशी और इंद्र के वंशज के रूप में हमारे चौहान राजवंश की उत्पत्ति स्थल जो है वो हमें देखने को मिलता है। हमें बड़ी बड़ी गाइड्स के अंदर देखने को मिलता है, हमें बड़े बड़े लेखकों द्वारा पुस्तकों में ये देखने को मिलता है, हमें बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े जो कोचिंगों जो सर पढ़ाते हैं जैसे राजवीर सर, स्प्रिंग बोर्ड से, ऐसे सरों के माध्यम से हमें ये सुनने को मिलता है, यानी देखने को मिलता है, कहने को सुनते हुए देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमें मिलता है, इसलिए हम ये तय करते हैं कि आखिरकार चौहानों की उत्पत्ति स्थल जो है वो यहीं से ही मानी जाती होगी। तो बात करते हैं जहाँ तक हम गाइड्स के अंदर जितना पढ़ा है उतना हम आपके साथ साझा कर सकते हैं, जितना हमारा एक्सपीरियंस है वो भी हम आपके साथ साझा कर सकते हैं।
उत्पत्ति स्थल बात करते हैं सबसे पहले अग्निवंशी। अग्निवंशी वे मानने वाले कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं? सबसे पहले बात करते हैं संदबरदाई। संदबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में सिद्धांत दिया। ऋषि वशिष्ठ एक नामक ऐसा विद्वान था जिन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। यज्ञ में राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद में इस कालांतर में इस सिद्धांत को जो हमने संदबरदाई ने सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को मुहूर्त नैणसी एवं सूर्यमल मिश्र ने और इस सिद्धांत को स्वीकार किया। और सूर्यमल मिश्र जो है हमारे जैन जोधपुर के ही रहने वाले हैं, यहीं के ही रहने वाले हैं। उसके बाद हम अग्निवंशी के बाद में हम बात करते हैं सूर्यवंशी से ऐसा कौन से विद्वान है जो कह रहे हैं कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति सूर्यवंशी से मानी जाती है। सूर्यवंशी से मानने वाले हैं पृथ्वीराज विजय, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, विग्रहराज सतोत और हमारे गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है वो हमारे ये कहते हैं कि जो चौहान राजवंश की उत्पत्ति है वो सूर्यवंशी से मानी जाती है। अब हम बात करते हैं चंद्रवंशी से मानने वाले हंस अभिलेख, अंसलेश्वर मंदिर अभिलेख जो है विद्वान, दो विद्वान ऐसे हैं जो हमारे वो मानते हैं कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति है वो यहाँ से हुई है। अग्निवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। अब हम अग्निवंशी मान लिया, हमने पढ़ लिया, सूर्यवंशी मान लिया, चंद्रवंशी। अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण से मानने वाले बिजुली अभिलेख है, चंद्रावती अभिलेख है, कायम रासो, दशरथ शर्मा, ये ऐसे अभिलेख है जो ये कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मणों से मानी जाती है। अब हम बात करें विदेशी के बारे में। विदेशी मानने वाले हैं सक्सीटियन है, वी स्मिथ और वी स्मिथ ऐसे दो विद्वान हैं जो कह रहे हैं कि चौहानों की उत्पत्ति है वो विदेशी से मानी जाती है। आखिरकार ये विदेशों से ही हमारे यहाँ पर आए थे। अब हम बात करते हैं इंद्र के वंशज के रूप में मानने वाले हैं वो हमारे सेवाड़ी अभिलेख जो है, एक अभिलेख में हमें ये देखने को मिलता है कि जो है ये इंद्र के वंशज है, मतलब इंद्र के भगवान के रूप में इनको माना है और ये भगवान की तरह जिस तरह हमें वैसे ही यहाँ पर निवास स्थल है। तो इस तरह से हमारा चौहान जो राजवंश है उनकी उत्पत्ति स्थल माना है और उसको हमने डीप लेवल से पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रियासतों के बारे में। या हम पहले इसकी बात करते हैं कि चौहान राजवंश के जो है वो जो आखिरकार चौहान राजवंश जो है उसको स्थापत्य कहाँ माना जाता है? तो उसका जो स्थापत्य जो कहाँ पर स्थान पर रहे थे तो वो हम बात कर देते हैं कि सुहाना का जो स्थान पर रहे थे वो है हमारे सांबर झील के आसपास रहते थे, इसलिए उसे चौहान कहलाते थे। चौहान जो है वो चौहान ही क्यों कहलाए, ये भी इतिहास में क्वेश्चन बनता है कि चौहान है जो सांबर झील के आसपास रहे इसलिए वो चौहान कहलाए। एक इतिहासकार हमें ये देखने को मिलता है, रामकरण आसोपा नाम का एक इतिहास है, वो कहते हैं उसका ये कहना है कि वो सांबर झील के आसपास रहते थे इसलिए वो चौहान कहलाते थे। सांबर झील के आसपास रहते थे इसलिए वो चौहान कहलाते थे। चारों तरफ का क्षेत्र था, सांबर झील के पास रहते थे इसलिए वो चौहान कहलाते। इतिहासकार रामकरण आसोपा ये कहना है, ये हमारा कहना नहीं है, हम तो ओनली आपको सामने प्रस्तुत करते हैं, साझा करते हैं। इसी तरह मोटिवेशन लाइनों के साथ हमने क्या बहुत खूबसूरत रूप से हमने पढ़ दिया है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और कर्नल जेम्स टॉड और जॉर्ज थॉमस के बारे में हमने मिनटों के साथ इसे उड़ा दिया। ऐसे करते हैं हमारी स्टडी के रूप में करते हैं तो हुनर के साथ किसी काम को करो तो हुनर के साथ करो और जुनून के साथ करो और एक दिन वही उसी दिन को देखो जिस दिन आपकी सफलता और रिजल्ट आने वाला होता है। जिस दिन आपका सफलता और रिजल्ट आएगा उस दिन तक आप इस क्लासों के साथ डट कर रहिए, मुकाबला करेंगे और मुकाबला करके रहेंगे, मुकाबला करेंगे और मुकाबला करके रहेंगे। जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस की बात नहीं है उनको भी करके दिखाएंगे, उनको भी करके दिखाएंगे। हिम्मत रखना है, हिम्मत मत खोना, बस हिम्मत है तो कीमत है, बिना हिम्मत की कोई कीमत है रद्दी कागज के समान है। जब तक व्यक्ति के पास हिम्मत होती है तभी तक उसकी कीमत होती है, बिना हिम्मत थके हुए इंसान की कोई कीमत नहीं होती है। इस मार्केट के अंदर यही हाल हुआ है, जहाँ तक आप जाओगे सबके पास हिम्मत होती है, डेडिकेशन के साथ होती है तो ही उसकी बस कीमत होगी, वरना कुछ नहीं होगा। तो अपने पास तो हिम्मत की कोई कमी है नहीं, जितना इंथ्यूज़म हो सके वो हमने प्रयास कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं चौहान राजवंश की रियासतों के बारे में। चौहान राजवंश के बारे में, रियासतों के बारे में हम एक बिना देखे हम कहते हैं सांबर अजमेर है, रणथंभौर, नाडोर, जालोर, सिरोही, कोटा और बूंदी। ये 7 रियासतों के अंदर सांबर अजमेर का जो चौहान जो इतिहास है वो इसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है इसमें। तो सबसे पहले हम 1 नंबर पे जब बात करेंगे सांबर अजमेर के इतिहास में। सांबर अजमेर के इतिहास में हम प्रमुख पहले शासकों के बारे में एक बार पूरा का नाम बता देंगे ताकि आपको ये डाउट ये पता पड़ जाए कि रास्ता किस तरह से है। पहले आदमी को रास्ता पता होना चाहिए, फिर उसके बारे में डीप लेवल से पढ़ेंगे। तो रास्ता पढ़ा था सांबर अजमेर के इतिहास के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था वासुदेव, प्रताप, नंदनराज, वाघपतिराज और हमने पढ़ा था विग्रहराज, सतोष, गोविंद, अजयराज, अरुणोराज, जगदेव,
और उसके बाद में हमने पढ़ा था सोमेश्वर, पृथ्वीराज थर्ड और गोविंदराज, हरिराज। इस तरह से हमारे 10-15 शासक जो हैं वो इसके अंदर सांबर अजमेर के इतिहास के अंदर सांबर अजमेर में शामिल किए हुए हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने 10-15 शासक जो हैं हमने एक साथ बता दिए। तो कहते हैं जब कोई काम करते हैं तो उसको शिद्दत के साथ किया करो, और मैंने शिद्दत के साथ किया और पूरा सांबर अजमेर का इतिहास जो है वो पूरा महा मैराथन क्लासेस के रूप में हमें इसमें शामिल करने जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत और खुशी के पल है कि ज़िंदगी थोड़ी अच्छी मोड़ पे आ गई। सबसे पहले बात करते हैं सांबर अजमेर के इतिहास में हमने पढ़ा था वासुदेव। वासुदेव के बारे में प्रथम जो शासक है वासुदेव है। वासुदेव ने अपने जीवन काल के अंदर क्या रहा और क्या नहीं रहा वो भी हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वासुदेव जो है वो हमारे प्रथम स्वतंत्र जो है वो हमारे सांबर अजमेर के जो जो चौहान शासक है सांबर अजमेर के प्रथम जो शासक हैं वो हमारे वासुदेव है। वासुदेव सांबर अजमेर के प्रथम शासक हैं और इन्होंने स्थापना जो है 551 ईस्वी में की थी। लेकिन एक पुस्तक कह रहा है राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार हमें देखने को मिलता है इसकी स्थापना 555 ईस्वी में मानी जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड में, ये हमारा हो गया वासुदेव। दूसरा है हमारे गुहक प्रथम। वासुदेव गुहक प्रथम के बारे में करते हैं। ये प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा था। वो जो था वो प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा नहीं था, वो इन्होंने स्थापना की थी और इन्होंने चौहानों की स्थापना जरूर की थी। ये लेकिन ये प्रथम स्वतंत्र चौहान है राजा जो है वो हमारे गुहक प्रथम है। गुहक प्रथम के बारे में बात करते हैं कि प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा था। पहले चौहान जो थे वो प्रतिहारों के सामंत थे, प्रतिहार राजा थे। उन्होंने नागपुर सेकंड ने गुहक प्रथम को वीर की उपाधि दी, लेकिन कालांतर में हमारे गुहक प्रथम ने वीर की उपाधि से इनकार कर दिया कि हमने ऐसी उपाधि नहीं चाहिए, वीर की उपाधि करने से इनकार कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने वीर की उपाधि इनकार कर दिया। अब हम बात करते हैं उनकी थर्ड सैनिक जो है संदन राज के बारे में बात करते हैं कि उनकी जो पत्नी है वो आतम परपा नाम की एक पत्नी है, जिन्होंने पुष्कर में 1000 दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी पुष्कर के अंदर। उसके बाद में हमने वाघपति राज पढ़ा था। वाघपति राज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 108 युद्धों का विजेता कहते हैं और इनके पुत्र जो हैं वो लक्ष्मण राय ने नांदोड़ में चौहान राज्य की स्थापना की थी। चंदन राज, वाघपति राज, विग्रहराज सेकंड के बारे में हम बात करते हैं कि इन्होंने गुजरात में सालू के राजा को हराया। तथा इन्होंने भड़ोस में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। इन्होंने गुजरात में कुमारपाल चालुक्य को हराया, गुजरात के राजा कुमारपाल चालुक्य को हराया तथा भड़ोस में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। किसने बनाया था? विग्रहराज सेकंड ने। अब हम बात करते हैं गोविंद थर्ड के बारे में। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया तथा इन्होंने मारवाड़ पार नहीं करने दिया। पृथ्वीराज विजय ने इसे वेरी दट की उपाधि दी थी। किसको दी थी? हमारे गोविंद थर्ड को। फिर हमने पढ़ा था अजय राज के बारे में। अजय राज के बारे में हमने क्या पढ़ा था? अजय राज की भी बहुत इंपॉर्टेंट शासन है। अजय राज 1113 ईस्वी में इसने अजमेर की स्थापना की, यहाँ पर किले का निर्माण करवाया इसने और इसने पार्श्वनाथ मंदिर में सोने का कलश भेंट किया। इसने दिगंबरों विश्वतंबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। इन्होंने अपने गजनी के मालकों को हराया तथा इनके बाद इन्होंने अपनी रानी सोमल देवी के नाम से सोने व चांदी के सिक्के चलाए और इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर स्वयं सन्यासी बन गए तथा अपने पुत्र अर्णुराज को राजा बना दिया था। चौहान व सांबर अजमेर का राजा बना दिया अर्णुराज को। इस तरह से हमारे अजय राज रहे। अब हम बात करते हैं अर्णुराज के बारे में। अर्णुराज भी बहुत इंपॉर्टेंट शासन रहा था इसका शासन। इसने 1333 ईस्वी में इसने तुर्कों को हराया तथा युद्ध स्तर पर अन्ना सागर झील का निर्माण। क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो हमारे अर्णुराज ने करवाया था। 1333 ईस्वी में इसने युद्ध स्तर पर तुर्कों को हराया तथा युद्ध स्तर पर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। इसने पुष्कर में भगवान भरा व विष्णु। इंपॉर्टेंट बात है कि अर्णुराज ने गुजरात के जय सिंह सिद्धराज को हराया तथा उनकी पुत्री कंसन से विवाह किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करते हैं इनकी कितनी पत्नियां थी। तो अर्णुराज की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुधवा, एक का नाम था कांसन। अब हम बात करते हैं कि किस पत्नी की कौन कौन सी संतान थी, क्योंकि हमारे जो आगे वाला जो शासक पढ़ेंगे वो यही होंगे। तो बात करते हैं अर्णुराज की जो पहली पत्नी है सुधवा के बारे में बात करते हैं। सुधवा की कितने पत्नी है? सुधवा के जो संतान है, संतानों की बात करें तो सुधवा के जो संतान है वो ये है कि इनके एक तो 2 बेटे हैं। एक तो है जगदेव, दूसरा है विग्रहराज शत्रुघ्न। अब हम बात करते हैं जगदेव के बारे में। जगदेव का बेटा का नाम है पृथ्वीराज
सेकंड है। अब हम बात करते हैं विग्रहराज के बारे में। इनके दो बेटे हैं, एक तो है अपरांगांगे, दूसरा है नागार्जुन। नागार्जुन तथा अपरांगे इनके विग्रहराज शत्रुघ्न के बेटे हैं। ये हो गए सुधवा के पुत्र। अब हम बात करते हैं कांचन के बारे में। कांचन के जो पुत्र हैं वो एक है, उसका नाम है सोमेश्वर। सोमेश्वर के बाद में दो बेटे हैं, एक है पृथ्वीराज थर्ड है और दूसरे का जो नाम है वो हमारे हरिराज है। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज थर्ड के जो पुत्र का नाम है वो हमारे गोविंदराज है, गोविंदराज। इस तरह से हमारे जो अर्णोराज है इसकी दो पत्नियां थी और इनकी पूरी संतानों के बारे में हमने एक एक शासक के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले जो शासक के बारे में। तो नेक्स्ट वाला जो शासक रहेगा हमारे जगदेव रहेगा। जगदेव कौन था, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जगदेव जो है हमारे अर्णोराज की जो पत्नी सुधवा थी उसका बेटा था जगदेव। अब हम बात करते हैं जगदेव के शासनकाल रहे। तो जो जगदेव ने अपने जगदेव का जो था अर्णोराज का पुत्र था तथा इनके भाई विग्रहराज जो शत्रु थे उनको विग्रहराज शत्रु ने जगदेव को हरा दिया। इसका शासनकाल यहीं पर समाप्त होता है। जगदेव का जो शासनकाल है वो बहुत ही कम टाइम तक रहा था। उसके नेक्स्ट जो हमारे जगदेव की बात बताए विग्रहराज शत्रुघ्न जो होता है, विग्रहराज शत्रुघ्न का जो शासनकाल है वो इतिहास के अंदर शासनकाल माना जाता है। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार इसका शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। ये इंपोर्टेंट लाइन है। और उसके तत्पश्चात हम बात करते हैं तब इसमें इसने दिल्ली को जीत दिया तथा दिल्ली में तोमर चौहानों के सामंत थे। दिल्ली में तोमर चौहानों के सामंत बने। इसने गजनी के खुसरो शाह को भी हराया था, बहुत इंपोर्टेंट है। उसके बाद हमने ये बात करते हैं कि अजमेर के अंदर एक सरस्वती कंठ, बहुत इंपोर्टेंट लाइन पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इंपोर्टेंट लाइन से ध्यान से सुना। इसने अजमेर में सरस्वती कंठाबर नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया। इस पाठशाला में एक मस्जिद बना दी। इस मस्जिद में पीर पंजाब शाह का अर्थ जो है वो आयोजित किया जाता है और इस मस्जिद को 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जानते हैं। वो हमारे पुष्कर अजमेर के अंदर है। अधिकतर एग्जाम को क्वेश्चन साफ साफ दिखता है 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है, सीधा सीधा अजमेर में है, क्यों है वहाँ, तो ये भी हमने इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ दिया है। उसके बाद में हमने अजमेर के ये गया। उसके बाद में इन्होंने एक बिसलपुर नामक नगर की स्थापना की। यहाँ पर तालाब शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसने दिल्ली के अंदर शिवालिक स्तंभ अभिलेख लगवाया था। शिवालिक स्तंभ अभिलेख लगवाया जिसने दिल्ली टोपरा अभिलेख ठीक नाम से लिखा गया था। उसने हरगिल नामक नाटक लिखा। इसके बाद में इन्होंने हरकेली नामक नाटक भी लिखा था। विग्रहराज शत्रुघ्न ने जो भारवी के था जोनियन पर आधारित है। हरकेली नामक नाटक लिखा जो भारवी के था जोनियन पर आधारित है। ये जो है ये भी इन्होंने नाटक लिखा। उसके बाद में इसका जो धर्मघोष सूरी नामक एक ऐसा विद्वान था जिन्होंने धर्मघोष सूरी ने इन्होंने एकादशी को पशु हत्या, धर्मघोष सूरी के कहने पर विग्रहराज शत्रुघ्न ने एकादशी को पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। पशु हत्या पर रोक लगा दी। इसके दरबारी विद्वान है सोमदेव की ललित विग्रहराज इसकी पुस्तक है। इस पुस्तक के अनुसार विग्रहराज शत्रुघ्न उनकी पुस्तक वो उनकी पत्नी देशद देवी की प्रेम कहानी का वर्णन जो है वो हमारे ललित विग्रहराज की पुस्तक में देखने को मिलता है। और इस पुस्तक के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया था। और उसके पश्चात हमने इसके दरबारी विद्वान पढ़े। इसके जो उपाधियाँ जो है वो हमने देखी थी। उपाधियाँ एक तो इसके बिसलदेव और एक कवि बंधु। बिसलदेव है बिसलपुर की स्थापना पर इसको बिसलदेव की उपाधि दी गई है। और कवि बंधु है पृथ्वीराज विजय के अनुसार इनको कवि बंधु कवि माना गया था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार कवि बंधु की उपाधि दी गई थी हमारे विग्रहराज शत्रुघ्न को। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि नरपति नाला एक नामक ऐसा विद्वान था जिन्होंने नरपति नाला नामक ऐसे विद्वान रासो नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी, तो नरपति नाला ने विश्वदेव रासो नामक पुस्तक लिखी थी। वो हमने गोरवाड़ी भाषा में लिखी थी। उन्होंने गोरवाड़ी भाषा में लिखी थी और गोरवाड़ी जो है हमारी मारवाड़ी की उपबोली है, इसलिए यह जो है पाली तथा अहोर के बीच में बोली जाती है। गोरवाड़ी बोली मारवाड़ी की उपबोली है। इस तरह से हमारे जो शासक है हमने जो पढ़ा था विग्रहराज शत्रुघ्न जो है बहुत बड़ा शासक रहा था। इसके बारे में हमने कम से कम 15 से आउट ऑफ बात की है, तो 15 से बहुत कम काफ़ी होती है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि हमने जो पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। बहुत ही कंटेंट को जोड़ के मेहनत करके ये नोट्स जो है वो बने हुए हैं। तो हर मेहनत की को थोड़ी बहुत इज्जत करनी है और इसका हमें ये सम्मान रखने के लिए हमें पूरे ये याद होने चाहिए, एक एक को याद होने चाहिए और बिना देखे बोल सकते हैं जिस प्रकार आपके सर है वो बोल रहे हैं। अर्णोराज के बारे में ये बात है। अर्णोराज के बारे में भी ये तो हो गया हमारे विग्रहराज शत्रुघ्न के बाद में हम बात कर रहे हैं अपरांगांगे। अपरांगांगे जो कौन था, तो अपरांगांगे जो था विग्रहराज
जो विग्रहराज चतुर्थ हमने जो भी पढ़ा उसका बेटा था अपरंगांगी। अपरंगांगी के बारे में बात में कुछ नहीं है, ये तो विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था। और इसको जो है वो हमारे पृथ्वीराज जो सेकंड हमने जो हमने जगदेव पढ़ा था, जगदेव के बेटे पृथ्वीराज सेकंड जो है, पृथ्वीराज सेकंड ने अपरंगांगी को हरा दिया। इसका शासनकाल बिल्कुल हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड के बारे में हम पढ़ेंगे 1167 ईस्वी में हास्य विलेख के अनुसार इसने यहाँ पर किले का निर्माण करवाया तथा अपने मामा गुहिल किले की भी नियुक्ति करवाई थी। किसने? पृथ्वीराज सेकंड ने। उसके बाद में 1168 ईस्वी में इसने धोड़ विलेख के अनुसार इन्होंने यहाँ पर धोड़ 1168 ईस्वी में धोड़ विलेख के अनुसार इन्होंने इन्होंने अपने राज्य बहुबल से प्राप्त किया। अपने सुहाव देवी के नाम से इन्होंने मैदान में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करा। इसने रानी सुहाव देवी, पृथ्वीराज सेकंड की रानी का नाम सुहाव देवी थी। सुहाव देवी के नाम से इन्होंने सुहेश्वर मंदिर, मैदान के अंदर सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करा। बहुत ही छोटा और सरल है, पृथ्वीराज सेकंड है, ये हमने पढ़ लिया। इस प्रकार से हमारे जो सुधवा थी, जो अर्णोराज की पत्नी सुधवा थी, उसकी जितनी भी संतानें थी, जैसे हमने पर जगदेव के बारे में पढ़ दिया। फिर हमने इसके बारे जगदेव के बारे में भी बाद में हमने पढ़ दिया था। जगदेव के बाद में विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ा, अपरांगा के बारे में पढ़ दिया। फिर हमने इस पृथ्वीराज सेकंड के बारे में पढ़ दिया। इस तरह से हमने जो सुधवा के जो जितनी भी संतानें थी उसका पूरा शासनकाल इतिहासों का, जो राजकुमार थे उसका शासनकाल हमने पढ़ दिया। अब बात करते हैं कांचन के अंदर आता है। कांचन के अंदर जब आते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो एक ही बेटा है, उसका नाम है सोमेश्वर। अब हम बात करते हैं सोमेश्वर का जीवन काल कैसा रहा है, सोमेश्वर ने अपने किस प्रकार से योगदान दिया था इतिहास के अंदर। तो सोमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले सोमेश्वर के बारे में ये आता है कि सोमेश्वर का जो बचपन है वो गुजरात में बीता था। इसने गुजरात के मल्लिकार्जुन को हराया था, अपने कुमार हरा दिया, मल्लिकार्जुन को भी हराया। उसके बाद में गुजरात जो मल्लिकार्जुन था वो कुमारपाल चालुक्य का शत्रु था। इन्होंने बाद में सोमेश्वर था, सोमेश्वर ने अपने पिता अर्णोराज तथा अर्णोराज के अजमेर में स्वयं तथा अपने पिता अर्णोराज की मूर्तियां बनाई थी। इन्होंने अजमेर के अंदर वैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। इस 4-5-7 बातें जो है वो सोमेश्वर के बारे में एक बार वापस रिवीजन कर देते हैं। सोमेश्वर की जो पहली बात है, इनका बचपन गुजरात में बीता था। इन्होंने अपने पिता तथा स्वयं तथा अपने पिता अर्णोराज की मूर्तियां बनाई अजमेर में। इसने वैद्यनाथ मंदिर इन्होंने अजमेर के अंदर वैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया। इनकी तो इस तरह से सोमेश्वर का ये परिसर। अब हम बात करते हैं इसका जो बेटा था वो जो पृथ्वीराज थर्ड के बारे में बात करते हैं। पृथ्वीराज थर्ड और विग्रहराज चतुर्थ का जो जीवन काल है, जो शासक के पद पर रहे थे वो बहुत बड़े और कृष्ण देखने को भी मिलते हैं। इसलिए विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज थर्ड को महत्वपूर्ण हमारी तरफ से जो है वो हमारे महत्वपूर्ण साबित है। इसलिए आप पृथ्वीराज थर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज थर्ड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट शासक है और युद्ध शासक जो है माना जाता है वो पृथ्वीराज थर्ड को माना जाता है। पृथ्वीराज थर्ड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इनके पिता का नाम सोमेश्वर था, माता का नाम कर्पूरी देवी था। 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था। 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था। इन्होंने अपने भाइयों नागार्जुन तथा अपरंगा का विद्रोह दबाया। इन्होंने 1182 इन्होंने मथुरा अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में इन्होंने भंडानक जनजातियों का भी विद्रोह दबाया। उसके बाद में महोबा का युद्ध होता है। महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी में होता है। पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस परमाणु संदेल के मध्य लड़ा जाता है। इस युद्ध का कारण क्या था? तो इस युद्ध का जो कारण है वो ये रहा कि जो परमार्दी जो संदेल था वो पृथ्वीराज थर्ड के घायल सैनिकों को मरवा दिया था परमार्दी संदेल ने, इसलिए युद्ध लड़ा गया था। पृथ्वीराज थर्ड इस युद्ध में जीत गया तथा पंजुंद राय को महोबा का प्रशासक बना दिया था। उस तरह से हमारे ये महोबा का युद्ध रहा। उसके बाद में हमारे नागौर का युद्ध होता है। नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी में होता है। ये पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस भीम सेकंड चालुक्य गुजरात के मध्य होता है। इसमें इस युद्ध का मुख्य कारण था कि दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और दूसरा कारण ये था कि इन्होंने दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। चौहानों तथा चालुक्य के मध्य लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। तीसरा ये है कि तीसरा कारण है ये एक राजकुमारी थी, इच्नी देवी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार में पृथ्वीराज थर्ड ने इसको इच्नी देवी से विवाह भी कर लिया। इस तरह से हमारे जो रहे हैं वो हमारे पृथ्वीराज थर्ड रहे हैं। पृथ्वीराज थर्ड के बारे में नेक्स्ट बात करें शासक के बारे में। पृथ्वीराज थर्ड ने ये काम किया। उसके बाद में हमारे जो युद्ध और होता है चौहान गेड़वाल का विवाद होता है। चौहान गेड़वाल विवाद क्यों होता है तो बात करते हैं। चौहान गेड़वाल विवाद किस किसके मध्य होता है
सुहान गेरवाल विवाद होता है पृथ्वीराज थर्ड वर्सेज जयचंद कन्नौज के मध्य होता है, ये विवाद होता है। इस विवाद के कारण क्या थे, तो दोनों दिल्ली के उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। सुहानों तथा गजनी के शासकों के मध्य लंबे समय से सुहानों तथा गजनी के मध्य नहीं होता था। यहाँ पर दोनों उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, दोनों दिल्ली के उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। और उसके बाद में हमने ये जयचंद की पुत्री थी, राजकुमारी थी, संयोगिता से विवाह करना चाहता था, अपहरण करके विवाह कर लिया, इसलिए दोनों टकराव हो गया और विवाद हो गया सुहान गेरवाल का विवाद। अब हम बात करते हैं सुहान गेरवाल के विवाद के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं तो तराइन का प्रथम युद्ध था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज थर्ड वर्सेज मोहम्मद घोरी के मध्य लड़ा था 1191 ईस्वी में। इस युद्ध में जो है कारण क्या थे, तो कारण ये थे कि चौहानों तथा गजनी के शासकों के मध्य से लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और मोहम्मद गोरी जो है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। मोहम्मद गोरी जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और उसके बाद और बात करें तो इसका जो मेन जो कारण था, इसका जो तात्कालिक जो कारण था वो इनका ये था कि उन्होंने जो मोहम्मद गोरी जो है उन्होंने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था, इसलिए पृथ्वीराज थर्ड को सहन नहीं हुआ था, इसलिए आपस में टकराव हुए। तो प्रथम युद्ध के अंदर तराइन के अंदर हमारे जो युद्ध जो है वो हमारे पृथ्वीराज थर्ड जीत गए थे, तब मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। अब हम हाथों हाथ जैसे ही नेक्स्ट सन के अंदर 1112 ईस्वी में वापस एक युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज थर्ड की बीच में होता है वापस। उसके बाद में पृथ्वीराज वो सैनिक जो कम थे और अधिकतर जो सैनिक हैं अधिकतर सीमाओं पर व्यस्त थे, इसलिए इनको टकराव जो है वो बैठा नहीं। और इस तरह से हमारे जो मोहम्मद गोरी थे वो तराइन के सेकंड युद्ध के अंदर पृथ्वीराज थर्ड को हरवा दिया था। पृथ्वीराज थर्ड जो है सेकंड युद्ध के अंदर हार गए। इस तरह से 1112 ईस्वी में यह घटनाएं हुई थी। अब हम कुछ बात करते हैं पृथ्वीराज सेकंड के बारे में, पृथ्वीराज थर्ड के बारे में कि इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही थी। सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने दिल्ली के पास एक पिथौरागढ़ नामक किले का निर्माण कराया तथा सांस्कृतिक विभाग की स्थापना करी थी। दो काम इन्होंने सांस्कृतिक विभाग से किया था, दो काम। तो उसके बाद में इन्होंने दरबारी विद्वान की बात करते हैं, उसके संत बरदाई है और पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज रासो है और अजय नायक है। इस तरह से हमारे इसके ये रहे हमारे दरबारी इसके जो है वो दरबारी विद्वान रहे। और उनकी उपाधियों के नेक्स्ट इनकी बात करते हैं उपाधियों के बारे में, तो राय पिथौरा और दलपुंगर की इनकी दो उपाधियां हैं। उनके दरबारी मंत्री की बात करें तो कदमवास है, भुवनमल है, स्कंद है, वामन है और सोड। कदमवास, भुवनमल, स्कंद, वामन, सोड इसके जो है वो दरबारी विद्वान माने जाते हैं। पृथ्वीराज थर्ड के बारे में पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी विद्वान माने। इस तरह से हमारे जो पृथ्वीराज थर्ड जो है वो समाप्त होता है। ये इसका शासनकाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। पृथ्वीराज थर्ड के बारे में बहुत ही लंबी और हमने डीप तरह से लेवल से बात की, क्योंकि इनके युद्ध से लेकर विवाद से लेकर और बड़े बड़े जीत पराजित और विजेता के बारे में बात करते हुए उन्होंने सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, उपाधियाँ, उनके दरबारी विद्वान और इनके मंत्री जो थे वो भी हमने इस लेवल से पढ़े, ताकि किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पीछे न हट सके। इस तरह से हमने पूरे चौहान शासक जो है पढ़ दिया। अब हम बात करते हैं गोविंदराज और हरिराज। गोविंदराज कौन था, तो गोविंदराज हमारे पृथ्वीराज थर्ड का जो है वो गोविंदराज जो है पृथ्वीराज थर्ड का ही पुत्र था। तो इनके जो शासनकाल अपने जब पिता इनके बहुत बड़े योद्धा होने के बाद बड़े बड़े छोटे छोटे राजाओं से हार गया आखिरकार 1112 ईस्वी में। तो फिर उसके बाद में गोविंदराज की हिम्मत नहीं रही और उन्होंने नॉर्मल छोटे मोटे युद्ध लड़े गए और उसके बाद में उन्होंने अपनी जो शासनकाल है वो समाप्त हो गया। आखिरकार यहाँ पर जो सांबर अजमेर का जो सुहान का इतिहास है वो यहाँ से पर खत्म हो रहा है, क्योंकि ये और उसके बाद में हरिराज जो आता है, हरिराज ने भी अपने एक युद्ध में हार गए थे। उसके बाद में हरिराज ने भी आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या का केस आता है तो फिर सुहानों की जो सांबर अजमेर के अंदर सुहानों का जो हुनर था वो थोड़ा कम हो गया और इस तरह से सुहान जो है सिमट गए। फिर उन्होंने वापस रणथंभौर में उधर शुरू हो जाते हैं। रणथंभौर के जो शासक है वहाँ पर सुहानों की उत्पत्ति स्थल होती है। तो इस तरह से हमने जो क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, बहुत मैराथन क्लासेस के अंदर बहुत लंबी क्लासें रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। मैराथन क्लासेस का लेने का एक ही उद्देश्य जो है वो हमारे कहने का भावार्थ ये रहेगा कि हमारे एक ही साथ में इंक्लूड कर सकते हैं और हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सा शासक किसके स्टेप के बारे में आता है। तो हमारे कुछ को आइडिया लग जाता है कि आखिरकार इतिहास जो है वो हम किस तरह से पूरी इतिहास को एक मैराथन क्लासेस बनाएंगे। आखिरकार में लास्ट टाइम के अंदर जब हमारी इतिहास पूरी जो है खत्म होगी तब हम एक पूरी इतिहास के अंदर जो मैराथन क्लास बनाएंगे। तो छोटी छोटी मैराथनों से हमारी बड़ी जीत होती है। तो छोटे छोटे जो टारगेट होते हैं वो हमारे छोटे छोटे जो नियम होते हैं, छोटे छोटे जो हमारी आदतें होती हैं वो हमारे जीवन को जो होती हैं वो बहुत ऊंचाइयों की ओर
लेके जाती है, हमें अपने एक व्यक्तित्व की और जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो हमेशा बने रहें और इसी लाइनों के साथ के अंदर हमने बहुत अच्छी तरह से मैराथन क्लासेस दी। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लासेस में हम जो रणथंभौर का इतिहास है उसको हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमारे जो सुहान शासक में साम्राज्य का इतिहास था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा रणथंभौर का इतिहास। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।